हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन इंट्रोडक्शन टू इंडेज का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में तो एक बार रिवीजन बनता है। तो इसमें हमें देखना है कि आपका इंडेज कैसे कैसे एप्लीकेबल हुए, किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कब से आए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखनी है, कैसे कैसे इंडेज बनते हैं इवन। ठीक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड ऑफ इंडेज क्या है कि इंडेज आपके जो आए हैं वो बाहर से आए, इंडिया के अपने नहीं थे। बाहर से का मतलब है कि आपका जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी उसने अपने आईएएस इशू किए हुए थे, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में। जिसने कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कन्वर्ट होने के बाद आईएफआरएस की एक नई सीरीज शुरू करी थी। और जो एग्जिस्टिंग आईएएस थे वो आईएएस एज इट इज उठा लिए थे और आईएफआरएस की नई सीरीज शुरू कर दी थी, वो उन्होंने आगे बढ़ाई। तो कुल मिला के दो तरह के सेट हमारे पास हो गए थे, आईएएस और आईएफआरएस। इन दोनों को हम कंबाइनली एज अ लेमैन आईएफआरएस बोल लेते हैं। ठीक। अब फिर बात आती है कि इंडेज कैसे आए। तो कुल मिला के हमने जो इंडेज थे, हमारे आईएफआरएस थे और आईएएस थे, उनको हमने उठा के कन्वर्ज कर लिया, कुछ कुछ उसमें चेंजेस वगैरह करके, एडिशन डिलीशन वगैरह करके, जो हमें समझ में नहीं आया था, हमें समझ ठीक नहीं लगा था हमारी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, सरकमस्टांसिस के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, वो चीज़ें हमने चेंज करने के बाद उसमें फेर बदल करके अपने पास में अपना एक वर्जन निकाल लिया, जिसको हमने बोल दिया इंडेज। हमने इसमें देखा था कि हम अगर इंडेज को एक लाइन में बोलना हो कि इंडेज क्या है, तो हमने बोला था कि इंडेज इज अ कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ आईएफआरएस। ठीक है, आईएफआरएस एंड आईएएस, उन दोनों की कन्वर्ज्ड फॉर्म है इंडेज। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था इंस्टीट्यूशन कौन कौन है। एक तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो आपका इंडिया का है, जिसने आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़कर ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। तो उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए थे। उसके बाद आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने, जिसको हम बोलते हैं आईएएससी, आईएएससी ने क्या इशू किए, उसने आईएएस इशू किए। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आईएफआरएस इशू किए, प्लस जो ऑलरेडी इशूड आईएएस थे उनको भी आगे चलाया। उसके बाद फिर हमने बोला कि कोई भी इंडेस अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो कॉपी पेस्ट मार दो कि जो लिखा है आईएफआरएस में एज इट इज कॉपी पेस्ट मार के हम इंडिया में लेके आ जाओ, इस तरीके से कर लो, या फिर उस पर थोड़ी सी आप मेहनत करो। मेहनत करो मतलब उसको पूरा पढ़ो, उसके बाद आप देखो कि इसमें से कौन सी चीज हमें डिलीट करनी है, कौन सी चीज इसमें नहीं है और हमें अलग से ऐड करनी है, तो वो चीजें भी आप कर सकते हो। उस चीज को हम बोलते हैं कि आपने कन्वर्ज्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करी, मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया, कन्वर्ज्ड किया, उसको कुछ कुछ चेंजेस करके अपने पास में लेके आए। चेंजेस में हमने जैसे बोला कि कुछ अपने डिलीट कर दिया, कुछ ऐड कर दिया। तो डिलीट और ऐड तो एज अ लेमैन बोलते हैं, इंडियस की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कि आपका कार्व इन और कार्व आउट, कि कुछ भी आपने एडिशन किया इसका मतलब कार्व इन, कोई भी चीज आपने डिलीट करी या चेंज किया, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो उसको हम बोलते हैं कार्व आउट। ठीक। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होता है। उसके बाद हमने बोला कि कोई भी चेंजेस करते हैं तो चेंजेस चेंजेस करके हम अपने पास में अडॉप्ट करते हैं, तो उसको हम मतलब उन चेंजेस को हम बोलते हैं कार्व इन कार्व आउट। तो चेंजेस का क्या मतलब है? चेंजेस का मतलब है सिग्निफिकेंट चेंजेस, बड़े बड़े, छोटे मोटे चेंजेस नहीं। छोटे मोटे चेंजेस, फिर क्वेश्चन आता है कि भाई छोटे मोटे चेंजेस किसको बोलेंगे, तो हमने बोला था कि छोटे मोटे चेंजेस हम उनको बोलेंगे जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल कोई भी आपको पर्टिकुलर चेंज करना है, कोई भी आपको किसी वर्ड का मीनिंग आपने अलग ले लिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि हम इंडेस के सिनेरियो में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। आईएफआरएस वाले क्या बोलते हैं? आईएफआरएस वाले बोलते हैं कि ये तो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो अल्टीमेटली दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। मैं बैलेंस शीट बोल दूं जिस ऐसी शीट जिसमें सारे बैलेंसेस हैं, ठीक है, और या मैं ऐसे बोल दूं कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, तो अल्टीमेटली बात तो एक ही है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने तो कन्वर्ट कर लिया कि भाई आईएफआरएस वाले लोग तो बोला करते थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और मैं तो इसको बैलेंस शीट बोलता हूँ, मैंने तो चेंज कर लिया, इसमें चेंजेस कर लिए। तो ये चेंजेस जो है बहुत छोटे छोटे चेंजेस है, इनको हम कन्वर्ज नहीं बोल सकते आपके, कन्वर्ज कर लिया। छोटे छोटे चेंजेस तो बहुत सारे आपके हो सकते हैं। आपने अगर कुछ बड़े बड़े चेंजेस करे हो, जैसे कोई आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंज करा हो किसी चीज के, कि आईएफआरएस तो कुछ और बोलता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होना चाहिए, लेकिन आप कुछ और बोल रहे हो, तो वो अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह चेंज करते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो हम बोलते हैं कि हमने कन्वर्ज किया है। मेयरली आप टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दो, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर रहे हो, इस चीज को आप कन्वर्ज नहीं कहोगे, आप इसको एडॉप्शन में ही लेके आओगे। एडॉप्शन मतलब कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है। फिर हमने बोला था एडिशन को हम बोलते हैं कार्विन, डिलीशन को हम बोलते हैं कार्व आउट। एडिशन का मतलब, कार्विन का मतलब है सम एडिशनल पॉइंट विच आर नॉट गिवन इन आईएफआरएस, जो आईएफआरएस में गिवन ही नहीं थे, लेकिन हमें लगा हमारी कंट्री के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से वो पॉइंट्स हमारे इंडेक्स में होने चाहिए,
तो हमने कहा ठीक है आपके आईएफआरएस में नहीं है लेकिन हमें चाहिए, तो अलग से ऐड कर लेते हैं और जो आपका है वो भी ले लेते हैं एज इट इज और उसमें कुछ एडिशन कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब है आपने कुछ कुछ डिलीट किया। डिलीट किया मतलब कुछ कुछ आपने चेंज किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, ठीक है। मेकिंग सम चेंजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय आईएफआरएस, ठीक है। आईएफआरएस में किसी चीज का ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट कुछ और दे रखा है, आपने उसको चेंज करके उसका ट्रीटमेंट अलग कर दिया, तो उसको हमने बोला कि ये आपका एक तरह से कार्व आउट है, ठीक। फिर हमने मीनिंग ऑफ चेंज देख लिया। उसके बाद फिर हमने देखा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या लिमिटेशन है, क्या फिर इसको दूसरे तरीके से बोले कि हमें इन डेज की जरूरत क्यों है। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इन डेज को लाया गया, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपने देखा होगा कि अभी तक आप जो देखा करते थे कि कैपिटल का मतलब हम सिर्फ इतना जानते थे कि भी शेयर इशू होंगे, पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस इतना ही हम समझ के आते थे कि आपका शेयर कैपिटल इसी तरीके से इशू होती है। और वो शेयर कैपिटल का नेचर कैसा होगा, सर शेयर कैपिटल का नेचर तो वैसे ही होता है कि रीपेमेंट कभी नहीं मिलेगी और डिविडेंड जब चाहेंगे तब देंगे, जब नहीं चाहेंगे तब नहीं देंगे। इतना ही आपको समझ में आता था और इंटरमीडिएट में इतना ही हम पढ़ा करते थे और एएस को भी इतना ही पता है, एएस भी इससे ज्यादा की बात ही नहीं करता था। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके इशू हो चुके हैं आज की डेट में बहुत सारे। आप अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर, तो इस तरह के, और ऑप्शन भी कभी कंपनी के पास है कन्वर्ट करने का, कभी सामने वाले पर्सन के पास है कन्वर्ट करने का, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, इस तरीके से बड़े सारे ऑप्शनल खिचड़ी पका दी है लोगों ने कि अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं। तो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते ही नहीं है कि इनको कैसे ट्रीट करना है, लेकिन इंडेस कहता है मैं बताऊंगा कैसे आपको ट्रीट करना है, जिसके लिए हमने एक अलग से इंडेस बनाया हुआ है, इंडेस 109, जहां पे हम डिटेल में देखते हैं कि इस तरह के अजीब गरीब इंस्ट्रूमेंट्स अगर इशू होते हैं डिवेंचर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स के या फिर इक्विटी शेयर्स के, तो उनको आप किस तरीके से डील करते हो, जिसकी बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं किया करते थे। तो वो एक लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें नीड फील हुई कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अब साइड रखना चाहिए और इन डेज को फॉलो करना चाहिए, ठीक। सेकंड, वेरियस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एम्बेडेड इन फॉरेन करेंसी लोन और इक्विटी। बहुत सारे डेरिवेटिव एम्बेड कर दिए जाते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है वो हम इंडेस 109 में डिटेल में देखेंगे। कुल मिला के मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आज की डेट में अगर आप लोन लेने जाओ तो लोन आज की डेट में बड़ा सिंपल नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, टर्म्स कंडीशन, ऑप्शंस लोन के साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अभी तक आप क्या समझते हो लोन क्या होता है, भाई लोन लिया उसकी एक ईएमआई फिक्स हो गई, ईएमआई बस जा रही है और जो है आपका इंटरेस्ट उसमें जा रहा है, जो भी रेट होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकल गया, इंटरेस्ट जा रहा है, ईएमआई जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं सारी ईएमआई अपनी पे कर दूंगा और मेरा लोन खत्म हो जाएगा। लोन का अभी तक हम इतना ही समझते हैं, लेकिन आज की डेट में लोन भी सिंपल इस तरीके से नहीं मिलते हैं। लोन में भी इन्होंने जो है तिगड़मबाजी निकाल दी है बैंकों ने। ये क्या करते हैं कि भाई आपको ऑप्शन दे देते हैं हम कि आप जब चाहो जब लोन को आप जो है क्लोज कर सकते हो, हम आपको ये ऑप्शन दे देते हैं। उस ऑप्शन के लिए ऑप्शन प्रीमियम कुछ ले लेता है बैंक। और आप अगर जानते हो ना लोन वगैरह, आप ऐसे नहीं कि जब चाहो मुंह उठा के आप जो है पे करके आ जाओ, आपको जो है लोन को टाइमली ही पे करना होता है। बैंक कहता है नहीं हम तो प्री क्लोजर भी नहीं करेंगे, अगर प्री क्लोजर करोगे तो चार्जेस लेंगे, लेट जमा करोगे तो भी चार्ज लेंगे, जो टाइम है उसी टाइम पे पैसा जमा होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर आपने प्री क्लोजर कर दिया तो हमारे पास फंड अचानक से आ जाएगा, अब हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो इस वजह से प्री क्लोजर भी नहीं करने देता बैंक। और पोस्ट क्लोजर आप तो पता ही है, अगर लेट पेमेंट करते हो तो चार्जेस वगैरह लेते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, पेनल्टीज लगाते हैं, तो आपको टाइम पे ही जमा करना है। लेकिन बैंक ने बोला कि मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूं कि आप जब चाहो मुझसे मुझे पेमेंट आके कर देना, मैं आपको मना नहीं करूंगा, ना कोई चार्ज लगाऊंगा, ना कोई आपसे पेनल्टी लूंगा, आप जब चाहो जब आपको लगे तब आप बैंक को पेमेंट आके कर देना, पहले भी पेमेंट कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक। प्री क्लोजर का कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसका मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया। मैंने कौन, बैंक ने आपको एक ऑप्शन दे दिया, मैं बैंक आप बोरोवर, ठीक है। तो मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया और उस ऑप्शन के लिए मैंने आपसे एक प्रीमियम ले लिया। तो इस तरह के ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये जो है एक तरह से आपके एम्बेड हो चुके हैं आज की डेट में लोन्स के साथ में। और इस तरह का मैं एक आपको और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आप एफडीज वगैरह कराते हो, तो एफडीज अगर आप जैसे देखते हो तो एफडीज हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस में देखो आप देखते हो कि इंश्योरेंस में वो कहता है कि हमने आपका रिस्क कवर के नाम पे तो इतना पैसा लिया है, बाकी पैसा हम आपके ही नाम से इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स हैं,
इनके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था भैया मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे तो सिंपल पता होता है कि आपका लोन लिया है तो लोन लेना है, पैसा देना है वापस, बस इतना ही जानता हूं मैं। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का आपका खर्चा है और खर्चा आपका पीएल में डाल दो, बस आईएएस इतना बोला करते थे। लेकिन आज की डेट में खर्चे के साथ में इन्वेस्टमेंट का भी फीचर ऐड कर दिया, थोड़ी थोड़ी उसमें भी वेराइटीज डाल दी अलग अलग। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स एंटर होने लगी हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से हमें नीड फील होती है कि आपका इंडेस आने चाहिए। और इंडेस इन सारी सिचुएशंस, जितनी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आप बना लो, हर चीज का आंसर इंडेस में आपको मिल जाएगा, मोरलेस सारा 99%। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसके बाद आपका अगला बिजनेस एक्विजिशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल और रिस्ट्रक्चरिंग। जैसा आप पहले पढ़ा करते थे AS14 अमलगमेशन क्या बोला करता था कि भाई साहब आपने अगर कोई भी बिजनेस खरीदना है तो आप उसके शेयर वगैरह परचेज कर लो, कंसिडरेशन दे दो और आपका बिजनेस आ गया। लेकिन आज की डेट में सिर्फ अमलगमेशन ही नहीं होता है। इंडेस 103 निकाला जिसका नाम अमलगमेशन नहीं रखा उन्होंने, उसका नाम रखा बिजनेस कॉम्बिनेशन। कहता है आप किसी भी तरीके से अगर बिजनेस को कंबाइन करते हो, दो बिजनेस या दो से ज्यादा बिजनेस को, तो इंडेस 103 लगता है। सिर्फ अमलगमेशन ही बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसने कहा कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आज की डेट में आप देखो मार्केट में बिजनेस कॉम्बिनेशंस भी, अमलगमेशंस वगैरह भी अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे अमलगमेशन मान लीजिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉमन कंट्रोल के केस में होता है आपका। रिवर्स एक्विजिशन वाले कंट्रोल आपकी चीजें आती हैं कि रिवर्स एक्विजिशन हो रहा है, मतलब जहां पे आपको देखने में लगेगा कि ए ने बी को खरीदा है, लेकिन अगर आप उसके सब्सटेंस पे जाओगे तो आप पाओगे कि बी ने ए को खरीदा है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को खरीदा है। ऐसे बिजनेस कॉम्बिनेशंस भी होते हैं आज की डेट में, जिनके बारे में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील नहीं करते थे। कहते थे यार ऐसा भी हो सकता है कि हमें तो पता ही नहीं। तो इन चीजों का आंसर कौन देते हैं? इन चीजों का आंसर इंडेस देते हैं। तो इस वजह से हमें इंडेस की नीड पड़ी, ताकि हम हर तरह की ट्रांजेक्शन्स को, चीजों को आपका कंप्लाई कर सके। उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू अरेंजमेंट, आपका बिजनेस मॉडल्स वगैरह इस तरीके से बन गए आज की डेट में कि जहां पे आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने में आप जो है अपने बाल नोच लो कि कैसे करें इसमें। अभी तक AS9 आपने अगर पढ़ा हो तो AS9 आपने अगर पढ़ा हो तो AS9 में सिंपल लिखा हुआ है कि भैया आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गुड्स का और आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, तो आप अपना सेल रिकॉर्ड कर सकते हो। वो नॉर्मल सी बातें करता है कि भाई आपके गुड्स हैं, आपने सामने वाले को दे दिए, पैसे आ गया, पैसे आने पे कोई डाउट भी नहीं है, ठीक है, तो आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन आज की डेट में सेल ट्रांजैक्शन ही बहुत अजीब अजीब से तरीके से होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते होगे, मॉल्स में जैसे क्या होता है, मॉल्स में आपको डिस्काउंट कूपन पकड़ा देते हैं। सर अगर आप 5,000 रुपए की परचेज करोगे तो हम जो है ये डिस्काउंट कूपन आपको देते हैं 500 रुपए का, और आप जब भी कभी फ्यूचर में हमारे मॉल में दोबारा परचेज करने आओगे तो आप 500 रुपए तक का सामान फ्री में खरीद सकते हो ये डिस्काउंट वाउचर दिखा के। अभी जो अब आप सोचो मॉल के व्यू पॉइंट से, उसने जो ये डिस्काउंट वाउचर दिया, जिस टाइम पे मुझे दिया, ये ट्रांजेक्शन हुई, डिस्काउंट वाउचर दिया उसने मुझे, इवेंट अकर हुआ। अब इस इवेंट के क्या वो कोई ट्रांजैक्शन, कोई अकाउंटिंग करेगा अपना, कोई सेल बुक करेगा, कोई खर्चा बुक करेगा, कोई रेवेन्यू बुक करेगा या नहीं करेगा? तो इंडेस ने बोला कि नहीं भाई साहब, इनकी भी अकाउंटिंग होगी। जो डिस्काउंट वाउचर दिए हैं ना, जिस दिन दिए और कमिट करा मॉल ने कि जब भी आप फ्यूचर में खरीदने आओगे तो हम ये डिस्काउंट वाउचर दिखा के आप इतने रुपए की परचेज कर सकते हो, उस दिन कहीं ना कहीं उसने कुछ कर लिया है जिसकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगी। इस तरह की चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील नहीं किया करते थे। तो इस वजह से हमें नीड फील हुई कि आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे आपका वॉलमार्ट हो गया, आपका रिलायंस के जैसे मॉल्स हो गए, कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये लोग इस तरह की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो इनको, इनकी अकाउंटिंग अब फिर कैसे करें, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बात करता ही नहीं इन सब चीजों के बारे में। तो फिर आया भाई इंडेस। इंडेस ने बोला मैं बताऊंगा कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो इस वजह से इंडेस हमारे नीड फील हुई, और यही एक तरह से लिमिटेशन थी आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जो ऑलरेडी इश्यूज थे, ठीक। और इसके अलावा जैसे लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह भी होते हैं कि आप अगर मॉल में जाते हो तो मॉल वाला बंदा कहता है कि ठीक है सर, हमारे ना एक स्कीम चली आ रही है कि अगर आप 5,000 रुपए की परचेज करते हो तो आपको 5,000 रुपए की परचेज करने पे 1,000 लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, और हर लॉयल्टी पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो 1 रुपए है। तो इसका मतलब 5,000 रुपए की परचेज अगर आप करते हो तो आपको 1,000 लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, और हर लॉयल्टी पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपए है। तो इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं 1,000 रुपए का वैल्यू आ गई। उन लॉयल्टी पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो हमसे ही कुछ परचेज करके नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे। तो इस तरह के ना ग्रीड देते हैं, लालच देते हैं, ताकि बंदे को लॉयल्टी पॉइंट का टुकड़ा पकड़ा दें इसके मुंह में, ताकि ये आगे चल के जो है दोबारा से आएगा इस लालच में कि हाँ हम दोबारा से कुछ कुछ परचेज करके ले आए, और जब आएगा तब और चीजें खरीद के भी जाएगा, जाहिर है।
तो इस तरह की चीजें मॉल्स वगैरह करते हैं, स्कीम लेके आते रहते हैं, बड़े बड़े एमबीएस बैठे होते हैं उसमें कि भाई सेल कैसे बढ़ाएं। तो बड़ी अजीब अजीब सी चीजें भी लेके आते हैं जो कभी किसी ने नहीं देखी होंगी, कभी किसी ने नहीं सुनी होंगी, तो वो चीजें भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लॉयल्टी पॉइंट जब आपने दिए तो क्या इसकी कोई ट्रांजेक्शन, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगी? तो आप अगर लेमैन की तरह देखोगे तो आप कहोगे नहीं इसकी क्या जरूरत है, लॉयल्टी पॉइंट ही तो है, जब गुड्स बिकेगा तो बस तब ट्रांजैक्शन कर लो। AS9 तो सिर्फ इतना कहता है, लेकिन इंडियस कहता है नहीं भाई साहब, आपने कहीं ना कहीं आज की डेट में कुछ अपने सर पे ऑब्लिगेशंस ले लिए हैं, आपने कुछ कुछ चीजें जो है अपने सर पे ऑब्लिगेशंस ले लिए हैं, कुछ राइट्स आ गए हैं, कुछ आपने जो है रिस्क ट्रांसफर कर दिए हैं, कुछ कमिटमेंट्स कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस पूरे पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में साइलेंट रह जाओ, आपका कुछ तो ट्रांजेक्शन होगी। वो क्या होगी वो हम इंड AS 115 में डिटेल में समझते हैं। तो मैं अभी आपको बिल्कुल ब्रीफ बता रहा हूं, आपकी बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं समझ में आएगा, ना ही आप समझ सकते, लेकिन आप बस ये समझ लो कि इस तरह की ट्रांजेक्शन मान लो आपकी अकर हो, तो आप बताओ आप क्या ट्रांजेक्शन करोगे? आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आपने तो AS9 पढ़ा है। इंडियस कहता नहीं भाई साहब इसकी भी ट्रांजेक्शन होगी, लॉयल्टी पॉइंट जो आपके इशू है और वो कब कब रिडीम होंगे, कब एक्सपायर हो सकते हैं, हर चीज को कंसीडर करते हुए इन चीजों की ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन अकर होती है, जिसके बारे में AS नहीं बताता था। उसके बाद हमने बोला कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रोविजंस वगैरह जो है आपके, आपका इंपैक्ट वगैरह आता है उसमें टैक्स प्रोविजंस वगैरह में, डेफर टैक्स, करंट टैक्स। तो अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स इस तरीके की होने लगी हैं जिन पे डेफर टैक्स और ये सब चीजें आने लगी हैं, जिसके बारे में आपके पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील नहीं किया करते थे। तो इस वजह से हमें इंड AS की नीड पड़ी, ये हमें जरूरत पड़ी। ठीक, फिर हमने देखा था कि कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं इन इंड AS के, सारे इंड AS में वैसे तो देखिए हर इंड AS एक अलग मैटर को डील करता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर इंड AS में कॉमन पाए जाएंगे कि ये वाले पॉइंट्स तो हर इंड AS में सेम ही रहेंगे। तो उनमें से पहला पॉइंट हमने देखा था कि ऑल इंड AS विल बी बेस्ड ऑन सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो आपने जैसे कि पढ़ा था कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप फीचर्स को देखो किसी भी चीज के और आप उसकी लीगल फॉर्म जो देखने में लग रहा है एज ए प्लेन आई से, वैसे आप मत देखो, ट्रांजेक्शन के पीछे जाके बिहाइंड द ट्रांजेक्शन आपको चीजें देखनी होती हैं। उस चीज को हम कहते हैं कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, उसको आपको देखना होता है। जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया था, मींस वी हैव टू सी फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एलिमेंट बिफोर मेकिंग एनी रिपोर्टिंग डिसीजन। ठीक, डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मेयरली ऑन द लीगल फॉर्म। ठीक है, वही चीज हमने बताई। एग्जांपल्स इसमें देखा था, हमने बोला था कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज बोरोइंग लोन, कि देखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेकिन हो सकता है कि बैलेंस शीट में आप उसको लोन के रूप में दिखाओ। तो इसके लिए हमने जो है थोड़ा सा डिटेल में समझा था, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है कि आपका देखने में तो इक्विटी शेयर कैपिटल लग रहा है, लेकिन हो सकता है उसके फीचर्स ऐसे हो कि वो एक्चुअल में लोन हो। ठीक, फिर हमने देखा था लोन कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी, कि आपका अगर कोई लोन है तो हो सकता है कि वो लोन देखने में लोन लग रहा हो, आपको नाम लोन हो उसका कि लोन लिया है, लेकिन उसके फीचर्स कुछ ऐसे हो कि आप ये कहो नहीं नहीं ये तो इक्विटी है। तो बेस्ड ऑन द फीचर्स हम हमेशा डिसाइड करते हैं कि इक्विटी है या लोन है या प्रेफरेंस शेयर है, क्या है। जैसे कि इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, कि चलिए एग्जांपल अभी आ गया है, देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी लोन। प्रेफरेंस शेयर आपके कहीं ना कहीं बीच के होते हैं, ना कि पूरी तरीके से लोन होते हैं, ना ही पूरी तरीके से इक्विटी होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से कंपाउंड होते हैं, जो कि हम इंड AS 109 में डिटेल में समझते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है कि आपका इक्विटी में क्लासिफाई हो जाए या फिर लोन में क्लासिफाई हो जाए। ठीक, बेस्ड अपॉन इट्स इनबिल्ट फीचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के फीचर के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। ये चीज हमने देखी थी। तो इसको हमने बोला था कि जब आप फीचर्स देखते हो तो इसका मतलब आप सब्सटेंस देख रहे हो ओवर इट्स लीगल फॉर्म। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल ही हम देख लेते हैं। हमने बोला ए लिमिटेड इशू 10 शेयर एट द रेट ₹100 ईच, इट हैज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिडीम दीज शेयर आफ्टर एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल के एंड में उसको रिडीम करेंगे। ऑल्सो लाइबल फॉर फिक्स्ड इक्विटी डिविडेंड एट द रेट 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो हमने बोला कि भाई ए लिमिटेड ने क्या इशू करा है, शेयर इशू करा है। तो शेयर, जब भी आप शेयर की बात करते हो तो शेयर तो देखने में ऐसा होता है ना कि इस पे डिविडेंड मर्जी होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। रीपेमेंट ना के बराबर ही चांसेस है कि मिलेगी। कभी कंपनी अगर मान लीजिए बंद होती है तब जाके आपको रीपेमेंट्स मिलती हैं, नॉर्मल केस में रीपेमेंट नहीं मिलती है। इक्विटी के केस में, इक्विटी के नाम से हम ये जानते हैं। लेकिन इसके जो फीचर हैं, इसके फीचर क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि आपको रिडीम करना ही पड़ेगा 5वें साल के एंड में। और डिविडेंड भी ऐसा नहीं है कि कंपनी की मर्जी होगी तो देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देगा, देना ही देना है। तो हम ये कहेंगे भाई ये दो फीचर देख के क्या लग रहा है, ये दो फीचर देख के लग रहा है ये नाम तो इक्विटी है लेकिन एक्चुअल में ये आपका एक तरह से लोन है। तो ये हमने, जब हमने बोला कि नाम इक्विटी है लेकिन फीचर देख के लोन लग रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि हमने कहीं ना कहीं सब्सटेंस देखा है ट्रांजैक्शन का। ठीक, सुनाओ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमने क्या बोला कि सी फीचर, नाउ फीचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर
मैंडेटरी रिडम्पशन, मैंडेटरी रिडम्पशन करेंगे हम, और मैंडेटरी फिक्स्ड डिविडेंड देंगे हम। दीज बोथ फीचर्स आर, ठीक है, दीज बोथ फीचर्स आर फाउंड इन लाइबिलिटी लोन एंड दीज फीचर्स एंड सब्सटेंस आर सब्सटेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड लीगल फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज देयर इक्विटी शेयर। तो फीचर के बेस पे हमने बोला कि ये तो आपका कहीं ना कहीं लोन है, और लीगल फॉर्म क्या है कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। अगर बिल्कुल बंद दिमाग से आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक। फिर हमने बोला कि इंड एस सेज वी शुड क्लासिफाई दीज इक्विटी शेयर अंडर लाइबिलिटी हेड इंस्टीड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, रिपोर्टिंग ही तो मेन होती है सारी। रिपोर्टिंग जो आप बैलेंस शीट बनाते हो वो किसके पास जाती है, वो स्टेक होल्डर्स के पास जाती है। तो स्टेक होल्डर्स के पास करेक्ट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जो एक्चुअल में सब्सटेंस के बेस्ड है, ठीक है। तो हमने बोला कि इसको हम अपना इक्विटी में नहीं दिखाएंगे, इसको हम अपना लोन में दिखाएंगे, ठीक है। वी शुड क्लासिफाई दीज इक्विटी शेयर अंडर लाइबिलिटी हेड इंस्टीड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हमने बोला एंड डिविडेंड पेमेंट शुड बी रिपोर्टेड अंडर फाइनेंस कॉस्ट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस नॉट एज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ इक्विटी। अब जब हमने बोला कि फिक्स डिविडेंड दे रहे हैं तो वो तो डिविडेंड वाला फीचर ही नहीं रहा ना, जब फिक्स कर दिया आपने कि 10% फिक्स देना ही देना है, तो हमने बोला था कि भाई इसको आप अपना इक्विटी में से नहीं दिखाओगे कि तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये आप दिखाओगे फाइनेंस कॉस्ट में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कि ये लोन का खर्चा है। जब आप जो प्रोसीड आई उसको लोन बोल रहे हो तो उस पर देने वाले चार्ज को आप इंटरेस्ट बोलोगे, ठीक। तो वही चीज यहां पे है। फिर हमने बोला कि सेकंड फीचर, कॉमन फीचर क्या है, यूज ऑफ फेयर वैल्यू। इन इंड एस वी विल टेक अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मेजरली फेयर वैल्यू हम यूज करते हैं। जब भी हम इंड एस जितने भी पढ़ते हैं, जहां भी बात आती है इसको किस पे वैल्यू करें, हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। इसको किस पे वैल्यू करें, हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। इसको किस पे रिपोर्ट करें, इस आइटम को किस पे रिपोर्ट करें, फेयर वैल्यू। जब भी कभी आती है तो फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, ये चीज आप मतलब 10 में से 9 बार आप देखोगे कि फेयर वैल्यू पर ही हम चीजों को मेजर करते हैं। बहुत कम जगह पे ऐसी है कि जहां पे हम बोलेंगे कि हाँ इसको तो कॉस्ट पे मेजर करना है, मतलब कॉस्ट पे ही मेजर करना है, ऐसा बोलेंगे। और कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे हम बोलेंगे कि भाई इसको तो एनआरवी पे मेजर करना है, जैसे कि इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे नहीं करते, एनआरवी पे करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम फेयर वैल्यू के अलावा कुछ लेंगे। इसीलिए इंड एस एक अलग से भी बना दिया गया है, इंड एस 113, जो बात ही इसकी करता है कि जहां भी फेयर वैल्यू की बात आएगी तो फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए उन्होंने सेपरेट इंड एस बना के दे दिया कि आप इंड एस 113 को फॉलो कर लेना, जिससे आप फेयर वैल्यू निकाल लोगे, ठीक। उसके बाद हमने भी देखा था प्रिंसिपल बेस्ड इंस्टीड ऑफ रूल बेस्ड। तो यहां पर ना जो इंड एस बनाए गए हैं वो आपके रूल बेस्ड नहीं बनाए। रूल बेस्ड में क्या होता है, रूल बेस्ड में आप मान के चलो दिमाग आपको बंद कर देना है, बस जो है वही है, बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाओ आप बिल्कुल, और कुछ चेंज नहीं कर सकते। जब आप बात करते हो कि ये आपका प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों के हिसाब से चीजें चलेंगी, तो वहां पे आपको अपना जजमेंट लगाना पड़ता है, अपनी प्रोफेशनल स्किल लगानी पड़ती है, चीजों को समझना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड करते हो। और वो चीज कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन, एंटिटी टू एंटिटी, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वेरी कर सकती है, ठीक। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या है और रूल बेस्ड का मतलब क्या है। जैसे प्रिंसिपल बेस्ड में आप देखोगे कि इंड एस 23 में, इंड एस 23 जो बोरोइंग कॉस्ट है वहां पे दे रखा है कि मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लीव्स विद द मैनेजमेंट डिसीजन। कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो कहता है हम नहीं बता रहे हैं, वो मैनेजमेंट खुद डिसाइड करे कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, एंटिटी के हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्या है, हम नहीं बताएंगे। मतलब इंड एस ने ऐसे बोला, हम नहीं बताएंगे। सो इट मींस दिस बिकम्स सब्जेक्टिव नाउ। मैनेजमेंट कैन कंसीडर एनी पीरियड एज सब्सटेंशियल। किसी भी पीरियड को आप सब्सटेंशियल मान सकते हो, ठीक। प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे वो प्योरली रहेगा, सर्कमस्टांसेस के, सिचुएशन के बेस पे। लेकिन जब आप बात करते हो एस 16 की, जब आप एस 16 की बात करते हो बोरोइंग कॉस्ट, वहां पे उसने बिल्कुल एकदम ठप्पा लगा दिया कि भाई आपका सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है 12 मंथ। मतलब उसके हिसाब से 12 मंथ अगर आपका है पीरियड असेट को बनाने में, क्वालिफाइंग असेट को बनने में अगर 12 महीने लगे तो सब्सटैंशियल है, 11 महीने 29 दिन लगे तो सब्सटैंशियल नहीं है, ठीक। तो ये हो गया रूल बेस्ड के, बस आपको ये ऐसे ही देख के चलना है कि एक दिन भी अगर नीचे है तो सब्सटैंशियल नहीं है, और एक दिन हो गया तो सब्सटैंशियल है। जबकि इस चीज से बहुत फर्क पड़ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको फील भी आ रहा होगा कि ये ऐसा करना गलत है। इसी वजह से हमने इंड एस में इस चीज को ओवरकम किया और मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि आप देखो कि क्या सब्सटेंशियल, ठीक। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। कहता है एस 16 बोरिंग कॉस्ट डिफाइंस 12 मंथ एज सब्सटेंशियल पीरियड, कि सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब है 12 मंथ, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। नाउ मैनेजमेंट कैन नॉट यूज इट्स प्रोफेशनल जजमेंट इन दिस सिचुएशन।
ठीक, सिंस AS16 मेक्स रूल टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंशियल, कि क्या चीज सब्सटेंशियल बनेगी, वो चीज उन्होंने अपना रूल ही बना दिया है। तो ये आपको मैंने डिफरेंस समझाया कि प्रिंसिपल बेस्ड का क्या मतलब है और रूल बेस्ड का क्या मतलब है। ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा था तो मैंने यहाँ पे ले लिया। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल हम आगे चल के जब इंडेसेस पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बेस्ड की तरफ ज्यादा जाएंगे। फिर हमने बोला प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ इंडेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि कैसे कैसे इंडेस बनते हैं, तो इसमें देख लेते हैं कुछ कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है का आपका IASB इशू करता है न्यू IFRS या फिर अपडेट करता है एग्जिस्टिंग को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका डेलिब्रेशन एंड कंसिडरेशन के लिए जाता है ड्राफ्ट इंडेस लाइन विद IFRS ASB के पास में। उसके बाद सर्कुलेट फाइनल ड्राफ्ट हो जाता है आपका AS टू काउंसिल मेंबर ऑफ ICI एंड स्पेसिफाई आउटसाइड बॉडी। भाई जैसे कोई भी चीज होती है वो आउटसाइड बॉडीज को जाती है कि भाई अपने अपने ओपिनियन दो कि हाँ क्या आपको लगता है, वो सब चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आपका इशू एक्सपोजर ड्राफ्ट फॉर पब्लिक कमेंट के लिए भी जाता है आपके पास में। इनकॉर्पोरेट कमेंट, जो भी आउटसाइड लोगों के पास से कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट करे जाते हैं। मान लो कोई बोलता है नहीं नहीं इसमें तो ये चीज गलत लग रही है, इसको ऐसे करना चाहिए, तो जो भी पब्लिक के कमेंट्स आते हैं और वो जो भी लगते हैं कि हाँ ठीक लग रहे हैं, कोई सेंसिबल चीजें हैं, तो उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर कहता है मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आउटसाइड बॉडी टू असरटेन देयर व्यू, उनके साथ में मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ कमेंट रिसीव ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट। कंसिडरेशन कमेंट का ले लेते हैं जो भी रिसीव होते हैं और उसके बाद अपना फाइनल एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। फाइनल ड्राफ्ट जो है सबमिट कर देते हैं NFRA को, नफरा को। ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप नफरा आपने पढ़ा होगा। कंपनीज एक्ट में नफरा एक बॉडी होती है जो पूरा मतलब एक तरह से डंडा लेके चलती है सब CS के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। ठीक है, विद रिकमेंडेशन। फिर नफरा जो है नोटिफाई कर देता है इंडेस अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में इंडेस स्पेसिफाई हो गया तो भाई अब तो लॉ में स्पेसिफाई हो गया, लॉ में स्पेसिफाई जो चीज हो गई वो अब फाइनल है। उससे पहले सारी चीजें समझ लो प्रोविजनल चल रही हैं, कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक, देन उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडेस। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंडेस कैसे होते हैं कि इंडेस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए जो आपके पास नोट्स वगैरह है वो नोट्स भी अगर आप देखेंगे तो नोट्स में भी हमने उसी स्ट्रक्चर के बेस पे बनाए हुए हैं नोट्स सारे, कि आपका पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर स्कोप आएगा, फिर उसमें क्या क्या मैटर्स हैं वो आएंगे, फिर वो चीजें किस पे एप्लीकेबल नहीं होती वो चीजें आएंगी, फिर मेन मैटर आता है, फिर आपका जो है डिस्क्लोजर्स आते हैं, फिर अपेंडिक्स वगैरह आती हैं। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, कि पहले आपका एड्रेस ही आएगा टू द मेंबर, फिर आपका आएगा बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, फिर ओपिनियन आएगा, फिर उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डेट, साइन, सिग्नेचर, यू डिड, ये सब चीजें। तो एक फॉर्मेट आपको पता है कि एक फॉर्मेट होता है किसी भी चीज का, तो ऐसे ही किसी भी इंडेस का क्या फॉर्मेट होगा। ऑब्वियसली अंदर कंटेंट तो सब में अलग अलग होगा क्योंकि हर इंडेस एक अलग मैटर पे बात कर रहा होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो आपका फॉर्मेट है वो एक फिक्स होता है, मोर और लेस फिक्स होता है। ये बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं रिजिड है, ये मोर और लेस फिक्स है कि मोटा मोटा 90-95% यही फॉर्मेट रहेगा। तो वो देख लेते हैं। कहता है सबसे पहले आपका होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ विच इंडेस इज फॉर्म, इट मेंशन द इश्यूज डील्ड बाय रिस्पेक्टिव इंडेस, कि ये इंडेस आया क्यों, इस इंडेस के आने का मकसद क्या है, वो चीज हम अपने ऑब्जेक्टिव में बताते हैं। और क्या क्या इश्यूज हैं जो ये डील करेंगे, इश्यूज क्या क्या डील करेंगे वो कहीं ना कहीं अगर मैं एकेडमिक व्यू पॉइंट से बताऊं ना आपको, जो जो हमें पढ़ना होता है ना पूरे इंडेस में, बस वही चीजें इश्यूज होते हैं। अगर आपने इश्यूज पढ़ ली तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे क्या क्या चीजें इस इंडेस में पढ़नी है। ठीक, एकेडमिक व्यू पॉइंट से। ठीक, उसके बाद फिर आपका एग्जाम्पल हमने दे रखा है। कहता है जैसे इंडेस 2 का ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्री। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएगा इन्वेंट्री का। अब देखिए इसमें प्राइमरी इशू कुछ होता है। प्राइमरी इशू क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट एंड कैरी फॉरवर्ड अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज, कि कितनी कितनी कॉस्ट है जो हमने रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है, और कितनी कॉस्ट है आपकी जो आपकी कैरिड फॉरवर्ड होगी जब तक कि रिस्पेक्टिव रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एज एक्सपेंस, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं, कि इस चीज के ऊपर डील करता है। अब पूरे इंडेस में आप देखोगे ना सारी चीजें इसी 3 लाइनों के दाएं बाएं घूमेंगी। ठीक, सारी चीजें कि अब उसमें एनआरवी का क्या मतलब है, उसमें फिर जो है वो कॉस्ट फॉर्मूले का क्या मतलब है, कॉस्ट मेथड का क्या मतलब है, कॉस्ट टेक्निक कैसे कैसे लगेंगी, फीफो लगेगा, वेटेड एवरेज लगेगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी 3 लाइन के आसपास घूमेंगी। बस आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया तो आपको एक प्रिंबल समझ में आ गया कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में बताते हैं। उसके बाद आपका आता है स्कोप। कहता है कवरेज ऑफ मैटर्स
इन पर्टिकुलर इंडेस एंड विच मैटर्स आर आउटसाइड स्कोप। तो कौन कौन सी चीजें इस इंडेस में कवर होती हैं और कौन कौन सी चीजें इस इंडेस में कवर नहीं होती हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इंडेस बनता है ना, तो उसमें पहले लिख दिया जाता है कि ये इंडेस जो है इन इन चीजों पे लगेगा और इन इन चीजों पे नहीं लगेगा। तो जिन जिन चीजों पे नहीं लगेगा ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट लाइन किस तरीके से होगी लैंग्वेज, कि दिस इंडेस इज एप्लीकेबल टू ऑल पीपी, फॉर एग्जांपल ऑल पीपी एक्सेप्ट दिस 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 दिस। ये 5 चीजें 8 चीजें 10 चीजें बता दी, इन पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। इस तरह की लैंग्वेज लिखी होती है किन पे। और कभी कभी क्या लिखा होता है कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव लिस्ट दे रखी होती है, दिस इंडेस एप्लीकेबल टू दिस ओनली, कि सिर्फ इन 4 चीजों पे ही लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। कभी किस किस तरीके से देता है कि सब पे लगेगा, इन पे नहीं लगेगा। इंक्लूसिव लिस्ट और एक्सक्लूसिव लिस्ट, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे पीपी की हम बात करें तो पीपी का स्कोप कहता है वो कि भाई आपका पीपी लगेगा सारी पीपी पे इंडेस 16, और किन पे नहीं लगेगा, जैसे बायोलॉजिकल एसेट। क्यों, बायोलॉजिकल एसेट पे एक अलग से इंडेस एप्लीकेबल है, इंडेस 41। ठीक, तो वहां पे नहीं लगेगा। तो नॉर्मली जब भी बात करता है ना एक्सक्लूजन की, तो वो एक्सक्लूजन में लिस्ट में जिन जिन चीजों को डालता है इंडेस, उन पे ऑलरेडी कोई और इंडेस कवर कर रहा होता है। तो इस वजह से वो कह देता है कि भाई ये वाला इंडेस इन मैटर पे तो दूसरा इंडेस एप्लीकेबल है ना, इस वजह से ये वाला इंडेस इन चीजों पे नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बायोलॉजिकल एसेट का दिया कि अगर आप बायोलॉजिकल एसेट की बात इंडेस 16 की बात करो, तो वो कहेगा कि सारी पीपी पे लगेगा लेकिन बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उन पे अलग से इंडेस। इस तरीके से आपका चलता है। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें इन्वेंट्री का एग्जांपल भी दे रखा है हमने, इंडेस 2 अप्लाइज टू ऑल इन्वेंट्री एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बायोलॉजिकल एसेट। तो वहां पे बायोलॉजिकल एसेट वाली जो इन्वेंट्रीज होती हैं आपकी, उन पर 41 लगता है, तो 2 नहीं लगेगा। क्योंकि देखने में तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ ठीक है, मेरा तो बायोलॉजिकल एसेट से जो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रहा है वो भी मेरी इन्वेंट्री है, फीलिंग तो ये आएगी। लेकिन आपको उस पर 2 नहीं लगाना है इंडेस, क्योंकि इन्वेंट्री जैसी वर्ड आता है दिमाग में तो इंडेस 2 की तरफ भागते हैं। इस वजह से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि 41 लगेगा। उसके बाद फिर बोलते हैं हम डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स। अब जैसे कोई भी लॉ पढ़ा होगा आपने, लॉ में नॉर्मली एज ए जनरली सेक्शन 2 जो होता है वो सेक्शन 2 डेफिनेशंस का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ लो डेफिनेशंस का एक तरह से ये भी एक सेक्शन हो गया, कि एक पार्ट हो गया कि यहाँ जहां पे जितनी भी टर्म्स यूज हो रही हैं पूरे इंडेस में, उनके क्या क्या मीनिंग है वो सारी चीजें हमें बताई जाती है। कि पीपी अगर इंडेस है तो पीपी का क्या मतलब है, कॉस्ट का क्या मतलब होगा, रिवोल्यूशन मॉडल का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सब चीजों का मीनिंग इसमें बताया जाएगा। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। जैसे इन्वेंट्री वाले इंडेस में प्राइमरी पैकिंग मटेरियल बोलता है वो, कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल तो आपका काउंट होगा इन्वेंट्री में, लेकिन सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल काउंट नहीं होगा। तो अब क्या इतना समझ के आपके समझ में आ गया बात। आपका अगला क्वेश्चन ये आएगा, भाई प्राइमरी कहेंगे किसे ये तो बताओ, सेकेंडरी कहेंगे किसे ये तो बताओ। तो वो चीज फिर इंडेस ने बताई कि भाई प्राइमरी हम इसको कहते हैं और सेकेंडरी हम इसको कहते हैं। पूरा डेफिनेशन दी हर चीज की। तो ये आपका डेफिनेशन कंटेंट होता है। फिर आपका कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड में क्या कंटेंट है, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड। इट कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। मतलब ये कुल मिला के सबसे बड़ा पोर्शन होता है इंडेस का, जहां पे आपका मेन कंटेंट्स लिखे होते हैं, सारी मेन बातें डिटेल। अगर मैं एकेडमिक व्यू पॉइंट से आपकी बात करूं तो आपका जो क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है वो हमेशा कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड से होता है। डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता आपका कि पीपी की डेफिनेशन बताओ, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता आपका। मेन कंटेंट जो होता है वहां पे जो मैटर्स होते हैं उनसे आपका क्वेश्चन आता है हमेशा, और वही सबसे बड़ा पोर्शन भी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हर स्टैंडर्ड के अपने अपने डिस्क्लोजर होते हैं, कि इस स्टैंडर्ड में जो भी आपने करा उन सबको बस डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोजर कुछ नहीं होता है, और डिस्क्लोजर कभी आप याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्लोजर बहुत न्यूमरस टाइप के डिस्क्लोजर्स होते हैं। और इंडेस में तो स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर्स पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि आप डिस्क्लोजर ज्यादा से ज्यादा देंगे। ठीक है, तो वो जो भी डिस्क्लोजर्स होते हैं वो सब चीजें आपको देनी होती हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के इन्वेंट्री का अपनी मेजरमेंट टेक्निक क्या थी, WIP कितना था आपका, रॉ मटेरियल कितना बचा, फिनिश गुड्स कितना बचा। और ये डिस्क्लोजर भी हर स्टैंडर्ड के अपने अलग अलग होते हैं ऑब्वियसली। ठीक, उसके बाद आपका ट्रांजिशनल प्रोविजन और इफेक्टिव डेट्स वगैरह होती हैं, कि मेंशन होता है इसमें इफेक्टिव डेट एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन फ्रॉम विच इट वुड बी एप्लीकेबल। तो नॉर्मली आप देखिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सारे इंडेस आज की डेट में एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई इंडेस कब से एप्लीकेबल हुआ है वो सब चीजें वो बताते हैं। ठीक है, फिर अब अगला आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका ना MCQ वगैरह आ सकता है, जो हमने अभी कंटेंट ऑफ द फॉर्मेट एक तरह से पढ़ा, ये वाला टॉपिक।
तो इससे आपका ना एमसीक्यू वगैरह मुझे लगता है कि आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है आपका। कहता है इंडेस आर एप्लीकेबल ऑन एंटिटीज। इंडेस एप्लीकेबल है किन किन एंटिटीज पे? पहला, कंपनीज विच हैज लिस्टेड एनी सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज। कहता है कोई भी एंटिटी जो कि आपका लिस्टेड है, किसी भी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी उसकी स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड है तो उसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है। दूसरा, कंपनी विच आर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एनी सिक्योरिटी इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। कहता है कोई भी कंपनी जो अभी लिस्टेड तो नहीं है लेकिन इन प्रोसेस है, वो अभी लिस्टिंग के लिए उसने एप्लीकेशन डाल दी है और एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में चल रही है, मतलब ना ही रिजेक्ट हुई है ना ही अप्रूव हुई है। ठीक है, मतलब हमने तो डाल दिया कि भाई, हमने मान लो सेबी को एप्लीकेशन डाल दी, भाई सेबी हमें लिस्ट कर दो। अब सेबी ने हमारी एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, तो इसका मतलब हम प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है। ठीक है, तो अब आपके इंडेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका बोलता है अनलिस्टेड कंपनीज। अब देखो, पहला तो लिस्टेड, सबसे आप इसको याद किस तरीके से करोगे? सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे बड़ी कौन सी होती है कंपनी? हमेशा जो लिस्टेड होती हैं, वो तो हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं। जो कि फिर उसके बाद आती है सेकंड, जो अभी लिस्ट तो नहीं है लेकिन इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। तो लिस्टेड से तो छोटी हो गई ना, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, कि वो लिस्ट होने के लिए अभी जा रही है। ठीक है, तो वो सेकंड रैंक पे आ गई एक तरह से, ऐसे आप समझ सकते हो समझने के लिए। उसके बाद फिर हमने कहा अच्छा, ऐसी कंपनियां जो कि अभी ना तो लिस्टेड है ना ही प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, मतलब अनलिस्टेड। तीसरे नंबर पे आपकी आ गई अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। बस देखो यहां से जो है ना पकड़ना आप, कि पिछले साल प्रीवियस ईयर के 31 मार्च में अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर इस साल से इंडेस एप्लीकेबल है। ठीक बात। अब देखो यहां पे इन तीन का तो सेट बना लो आप, लिस्टेड, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और अनलिस्टेड, रैंक 1 2 3। इस तरीके से आपने समझ लिया। लिस्टेड वाले पे नेटवर्थ देखनी नहीं है, 1 रुपए की भी नेटवर्थ है तब भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडेस जो है वो हमने क्या बोला कि बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है ना, तो वो तो ऑलरेडी बड़ी ही, इररिस्पेक्टिव कि उसकी टर्नओवर या फिर नेटवर्थ कितनी है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। आप लिस्टेड हो मतलब आपके साथ में आप पब्लिक से जुड़े हुए हो, पब्लिक का इंटरेस्ट आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो अब तो आप बड़े ही हो। इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो अब आप बड़े होने वाले हो, इस वजह से पहले ही एप्लीकेबल कर दो। ठीक है, अगर आप अनलिस्टेड हो तो उन्होंने कहा ठीक है अनलिस्टेड वाले हैं तो अब आपको बड़ा कब मानेंगे? जब आपकी नेटवर्थ कम से कम 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है, चौथा हमने बोला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनके ऊपर भी इंडेस आपका एप्लीकेबल होता है। एंटिटी, और ये कहां से होता है? ये आपका सेबी वगैरह के रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। फिर आपको बोलता है कोई भी एंटिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एप्लीकेबल कर सकती है। तो मतलब 4 तरह की आपकी कंपनीज हो गई जिनके ऊपर आपका इंडेस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 3 तो कंपनीज हो गई और आपका फिर ट्रस्ट वगैरह हो गई। अब देखिए कुछ नोट्स हैं। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं कंपनी 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 कंपनी, तो उसमें कहता है कि कंपनी में इंक्लूड है एनबीएफसी। कि कंपनी जब भी हम बोलते हैं ना तो उसमें एनबीएफसी इंक्लूड है, बट एक्सक्लूड करता है बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। कि जब भी हम कंपनी बोलते हैं तो आपके माइंड में आएगा सर बैंकिंग कंपनी भी तो कंपनी होती है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है और आपका आरबीआई में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन होती तो कंपनी है ना। तो हमने कहा नहीं नहीं, यहां पे जब कंपनी का डेफिनेशन बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, विद अ व्यू पॉइंट कि हम इंडिया से एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो हम कंपनी का मतलब समझेंगे कि जिसमें एनबीएफसी तो इंक्लूड है कंपनी वर्ड में, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है इफ अ कंपनी अप्लाई इन डेज देन इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। अगर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया ना तो उसकी पूरी फैमिली के ऊपर इन डेज एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ के चलना, ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। अब इररिस्पेक्टिव के आपका उन कंपनीज की क्या सिनेरियो है, नेटवर्थ कितनी है, क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इफ अ कंपनी अप्लाई इन डेज देन इट विल ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। बात समझ आती है। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कंपनीज विच आर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन एसएमई एक्सचेंज आर नॉट कवर्ड अंडर इंडेस एप्लीकेबिलिटी। हमने बोला कि जो आपका एसएमई एक्सचेंज होते हैं, जैसे आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखाई देता हूं, जैसे कुछ कुछ एसएमईज एक्सचेंज होते हैं, एक तो आपका मेन बोर्ड होता है और कुछ ना आपका स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज होते हैं, जहां पे आप जैसे अपने अगर शेयर ट्रेडिंग करते हो, तो मैं देखता हूं कि ग्रो, जैसे मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूं ग्रो से, तो ग्रो में आपका आता है कि आपके जो मेन बोर्ड के आईपीओज आए हुए हैं वो तो अलग दिखाता है, और जो आपके
एसएमईज वाले आईपीओ आए हुए हैं वो अलग दिखाता है। तो एसएमईज वाले जो आईपीओज हैं, मतलब ये एसएमईज वाली जो कंपनी है, एसएमई एक्सचेंज पे जो आपकी कंपनीज लिस्टेड होने जा रही हैं, उनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि हमने बोला इंडेस बड़ी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जब उसके नाम में ही आ रहा है स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज में लिस्टेड हूं, तो मैं तो छोटी कंपनी हो गया ना, तो उनके ऊपर कवर नहीं होगा। ठीक, फिर हम बोलते हैं कंपनीज कैन डू अप्लाई, कैन ऑल्सो अप्लाई इंडेस वॉलंटरी। कहता है आप चाहो तो वॉलंटरी भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको वैसी आग में हाथ डालने का शौक है तो आप डाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, बट एक बार अगर आपने कर दिया अप्लाई इंडेस, तो आप जो है स्टेप बैक नहीं ले सकते बाद में, कि मतलब एक बार तो आपने शौक शौक में कह दिया अरे हम तो इंडेस लगाएंगे, और आपको पता लगा रहे इसमें तो बड़ी सिरदर्दी है, अगले साल से आपने कहा अरे बंद करो, अपने वही पुराने देसी तरीके से आ जाओ, एस लगाएंगे अपने। वॉलंटरी तो थे, अपनी मर्जी से लिया था, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, किसको क्या प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं सोच सकते आप, एक बार लगा दिए तो अब हमेशा लगाने पड़ेंगे। फॉलो रेगुलरली एंड कंसिस्टेंसी और ईयर टू ईयर बेसिस। ऑब्वियसली जब कंसिस्टेंसी तो आपको फॉलो करनी होती है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। ठीक है, इफ इंडेस अप्लाई देन एस विल बिकम इनएप्लीकेबल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे डाउट भी आता है कि जब आपके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल हो जाते हैं ना, तो अब एस नहीं लगेंगे। मतलब कहते हैं ना एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी, तो मतलब वही चीज यहाँ पे कि आपने अगर एक बार इंडेस लगा दिए है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो अब आप एस नहीं लगाओगे। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना है अरे एस तो हमारे चल ही रहे थे पुराने, वो तो लगाने ही लगाने हैं, इंडेस अलग से लगा लें, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो एस इनएप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, बोथ कैन नॉट अप्लाई साइमल्टेनियसली। अब आते हैं, जब भी हम बोलते हैं कि नेटवर्थ 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 250 करोड़ 250 करोड़, तो नेटवर्थ का मतलब क्या है। ठीक है, तो नेटवर्थ का मतलब है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले तो वो ले लो आप, और आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लो जो कि आपका इक्विटी के नेचर वाली है। इक्विटी के नेचर वाली मतलब इंडेस 109 के हिसाब से आप इसको डिसाइड करोगे कि जो इक्विटी के नेचर वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी नेचर इन सब्सटेंस, वो आप ले लोगे। कैपिटल रिजर्व ले लोगे। ठीक है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट जो आप एएस 20 के हिसाब से आप देखते हो, तो वो जो आपका प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट वाला आपका अमाउंट होता है, वो आप इसमें ले लोगे कैपिटल रिजर्व में। सिक्योरिटी प्रीमियम ले लोगे, ईसॉप का रिजर्व ले लोगे, फ्री रिजर्व ले लोगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो जब मैं फ्री रिजर्व बोलता हूं तो इंप्लाइड बात है ना कि रिवैल्यूएशन रिजर्व तो फ्री होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपका फ्री रिजर्व में एक्सक्लूड कर दोगे आप रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह अगर कोई भी है तो वो आप माइनस कर दोगे। वैसे आज की डेट में ये फॉर्मेट जो है काम का नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो ऑटोमेटिकली आपके रिजर्व एंड सरप्लस में से अदर इक्विटी में एडजस्ट हो ही चुके होते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन के तौर पे ये चीज बोल दी कि अगर कुछ भी ऐसा करते आ रहे हो, गड़बड़ करते आ रहे हो, और आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस आप अपना असेट साइड में दिखा रहे हो जो कि गलत है, तो आप इंडेस एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए उसको माइनस कर देना, क्योंकि वो आपका रिजर्व्स का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो आप पहले दिखाया करते थे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर पाषाण युग में। ठीक, तो ये आपका नेटवर्थ आ जाएगा। अब देखिए एप्लीकेबिलिटी के ऊपर हमने ना कुछ केसेस लिए हुए हैं इफ एंड बट्स लगा के कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो वो केसेस देख लेते हैं, उससे आपका क्लैरिटी आ जाएगी। मल्टीपल केसेस फॉर एप्लीकेबिलिटी। केस वन में हमने बोला ए लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 वाले दिन ए लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है। बताओ इंडेस एप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे? ऑब्वियसली इंडेस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 क्यों? हमने क्या बोला था कि आप अगर प्रीवियस ईयर की 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर पे आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब आपको पकड़ के चलना है प्रीवियस ईयर का 31 मार्च, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग डेट पर क्या सिचुएशन है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपने आगे अगले साल जो आने वाला है, अगले दिन से शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, उसमें इंडेस लगाने या नहीं लगाने। ये बात किस चीज से डिसाइड होगी? पिछले साल के 31 मार्च में आपकी क्या पोजीशन है, लिस्टेड हो, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, नेटवर्थ 250 करोड़ है, क्या है, वो सब पीछे वाले साल की लास्ट डेट पे देखेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज माइंड में रखना, सारे आंसर आपके इसी बेस पे आएंगे। अगला कहता है ए लिमिटेड ने एप्लीकेशन मेड करी गवर्नमेंट अथॉरिटी को फॉर लिस्टिंग इट्स सिक्योरिटी ऑन 20 मार्च 2024 को, और एप्लीकेशन इज इन अंडर प्रोसेस 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 वाले दिन अंडर प्रोसेस है, मतलब 20 मार्च को उसने एप्लीकेशन दी, लेकिन 20 मार्च के बाद 31 मार्च वाले दिन तक एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है। ना ही सेबी ने रिजेक्ट करी, ना ही एक्सेप्ट करी। रिजेक्ट नहीं करी इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अनलिस्टेड हो गई, एक्सेप्ट नहीं करी इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि लिस्टेड हो गई। तो अब क्या कहूं इसको? मैं इसको बोलूंगा इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, कि अभी इन प्रोसेस है लिस्टिंग में, ना ही मतलब आपका लिस्ट हुई है, ना ही अनलिस्टेड है, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। तो हमने क्या बोला था, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी अगर आप हो तो भी इंडेस एप्लीकेबल होंगे। कब से? 1 अप्रैल 2024 से। ठीक, अगला पॉइंट,
तो देखो अभी ये वाला पॉइंट, अगला पॉइंट जब हम समझेंगे ना, तो मैं सेकंड वाला पॉइंट दोबारा से आपको बताऊंगा। थर्ड केस करने के बाद सेकंड केस दोबारा हम देखेंगे, तो आपको कंपैरेबल करके मैं समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ए लिमिटेड मेड एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर लिस्टिंग इट्स सिक्योरिटी ऑन 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 को मैंने एक एप्लीकेशन दी, भैया मुझे लिस्ट कर दो, बट एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई बाय अथॉरिटी ऑन 20 मार्च 2024। मतलब 31 दिसंबर 2023 को मैंने एप्लीकेशन दी और 20 मार्च 2024 को सेबी ने बोला नहीं भाई हम आपको एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट करते हैं, आपको नहीं लिस्ट कर सकते। अब बताओ 1 अप्रैल 2024 से क्या इंडेस एप्लीकेबल होंगे? नहीं, इंडेस विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2024 पर तो मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं ना, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हुई नहीं 31 मार्च पे। ऊपर वाले केस में क्या था? ऊपर वाले केस में तो मतलब मामला बीच में अटका हुआ था, ना ही 31 मार्च वाले दिन रिजेक्ट हुई थी एप्लीकेशन, ना ही एक्सेप्ट हुई थी। रिजेक्ट हो जाती तो मैं कहता मैं तो अनलिस्टेड हूं, तो नॉट एप्लीकेबल, और एक्सेप्ट हो जाती तो मैं कहता मैं लिस्टेड हूं, तो मैं कहता अब तो लिस्टेड हूं, तो फिर तो एप्लीकेबल हो गए। और 31 मार्च वाले दिन केस नंबर सेकंड में कुछ भी नहीं हुआ था, ना एक्सेप्ट हुई थी ना रिजेक्ट हुई थी, तो मैंने बोला इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। और रूल क्या कहता है कि इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग अगर आप हो ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो अगले साल से आपके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन केस नंबर थर्ड में अलग है। केस नंबर थर्ड में 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर को मैं अनलिस्टेड ही कहलाऊंगा, क्योंकि मेरी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है ना 20 मार्च पे, 11 दिन पहले ही, तो मैं तो इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हुई नहीं एज ऑन 31 मार्च, इस वजह से मेरे ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। बात समझ आती? केस नंबर 2 और 3 हमने दोबारा से देखा है कंपेयर करके। अगला पॉइंट कहता है ए लिमिटेड हैज मेड एप्लीकेशन to government authority for listing its security on 31 दिसंबर, but application has been rejected by authority 20 अप्रैल 2024। अब बताओ क्या होगा? 31 दिसंबर 2023 वाले दिन मैंने एप्लीकेशन दी कि भैया मुझे लिस्ट कर दो, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट तो हुई, लेकिन रिजेक्ट कब हुई? रिजेक्ट हुई 20 अप्रैल 2024 को, मतलब 31 मार्च के गुजर जाने के बाद, 31 मार्च के गुजर जाने के बाद। ठीक है, ये आप समझो इसको। ये वाला केस थोड़ा सा हम देखते हैं। यहां पे मैंने एप्लीकेशन दी, ओहो क्या हो गया ये, ठीक है, और 31 मार्च जो है गुजर गया। 31 मार्च गुजरने के बाद, 31 मार्च गुजरने के बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब 31 मार्च 2023 को तो मैं, सॉरी 31 मार्च 2024 को तो मैं इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ही था, क्योंकि 31 मार्च 2024 वाले दिन तो ना ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी ना ही एक्सेप्ट हुई थी, तो इसका मतलब एक्सेप्ट भी नहीं हुई और रिजेक्ट भी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? ये इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि इन डेज मेरे ऊपर एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2024 से। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2024 वाले दिन, 31 मार्च 2024 वाले दिन मैं इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग था और बाद में हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 31 मार्च पे इन प्रोसेस थे, आपके ऊपर इन डेज अब एप्लीकेबल है, दैट्स इट। ठीक, फिर उसके बाद केस नंबर 5 देखो। केस नंबर 5 बोलता है ए लिमिटेड हैज नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ ऑन 31 मार्च 2024। तो ये तो देखो बड़ा सिंपल सा केस है कि 250 करोड़ है तो इंडिया से एप्लीकेबल होंगे। ठीक, उसके बाद केस नंबर 6, केस नंबर 6 में बोलता है कि ए लिमिटेड हैज नेटवर्थ ऑफ 2,49,99,999। तो ये केस मैंने बस सिर्फ अननेसेसरी वैसे ले लिया है, लेकिन और क्लैरिटी के लिए सिर्फ ले लिया, अननेसेसरी तो नहीं कह सकते कुछ भी, और क्लैरिटी आपको आ जाए इसलिए मैंने ले लिया। मतलब 250 करोड़ या उससे ज्यादा पे एप्लीकेबल होता है, उससे कम है तो नहीं होगा। सिर्फ ये बात समझाने के लिए मैंने ये केस लिया है, नो इंडेस विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियस इंप्लाइड है कि जब हम कहते हैं कि 250 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब 2,49,99,999 पे नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसा केस कभी आएगा नहीं, नेटवर्थ या तो 250 करोड़ से ऊपर होगी बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा नीचे होगी, ऐसा हो बिल्कुल 250 करोड़ एग्जैक्टली बिल्कुल राउंड फिगर में कभी नहीं होगा। 2,49,99,999 ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो अकेडमिकली ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है एमसीक्यू वगैरह में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट केस देखें, अगला केस हमने देखा है केस नंबर 6। केस नंबर 7 कहता है ए लिमिटेड हैज नेटवर्थ ऑफ 251 करोड़। तो ऑब्वियसली होगा, ये केस भी सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ले लिया है। ठीक है, केस नंबर 7 कहता है ए लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू एन एलएलपी सोसाइटी ट्रस्ट। मतलब आप कन्वर्ट हो गए हो तो भी आपके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है, कोई डाउट नहीं है। मतलब ये यहाँ पे एक एजम्पशन मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ए लिमिटेड के ऊपर पहले इंडेस एप्लीकेबल थे, तो अब आप ये नहीं कह सकते नहीं जी हम तो अब कंपनी रहे ही नहीं ना, क्योंकि इंडेस तो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो अब तो हम कन्वर्ट हो गए।
तो आपके ऊपर इंड एस अब भी एप्लीकेबल रहेंगे, दैट्स इट। ठीक है, प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली जो है ऐसा नहीं होता है कि कोई लिस्टेड कंपनी हो या कोई इतनी बड़ी कंपनी हो जिसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होते हैं, तो उसका ना बहुत बड़ा ऑरा होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है उसका, और बहुत सारे शेयर होल्डर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। और पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट सोसाइटी, ये बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे होता है। तो ऐसा प्रैक्टिकली कभी देखने को नहीं मिलेगा, मैंने आज तक नहीं देखा है, ना ही आगे कभी देख पाऊंगा, ना ही आप देखोगे कि कोई इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी और जिसकी करोड़ों में टर्नओवर है, 250 करोड़ टर्नओवर है और हजारों लाखों शेयर होल्डर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो अचानक से कह दे नहीं जी मैं तो अब पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो रहा हूं और मेरे ऊपर इंड एस मत लगाओ। तो भैया एप्लीकेबल होगा, मतलब अकेडमिकली अगर आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है, ये मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछना होगा ना, तब इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा जहां पे बच्चे एकदम घूम जाएंगे, अच्छा आप क्या करें, तो था ही नहीं, पढ़ा ही नहीं था। तो भैया एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल है, दैट्स इट। एक बार एप्लीकेबल तो अब आप पीछे स्टेप बैक नहीं ले सकते हो, इंड एस विल बी एप्लीकेबल होंगे इस केस में भी। अगला केस देखते हैं, केस नंबर 9। ए लिमिटेड हैज अ सब्सिडरी बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड। देखो ये वाला केस थोड़ा सा डिटेल में मैं स्लोली पढ़ूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ए लिमिटेड हैज अ सब्सिडरी बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है, बी लिमिटेड। एंड ऑन बी लिमिटेड इंड एस आर एप्लीकेबल। बी लिमिटेड के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है वो भी बता रहा हूं, बिकॉज इट इज सब्सिडरी ऑफ दैट कंपनी ऑन विच इंड एस आर एप्लीकेबल। हमने पढ़ा था अगर एक कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाते हैं तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, पूरी फैमिली पे इंड एस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो हमने कहा कि ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड और बी लिमिटेड के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। ठीक है, और बी लिमिटेड के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है जिसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। मतलब ए लिमिटेड के ऊपर भी इंड एस एप्लीकेबल है, जिसकी वजह से बी लिमिटेड पे भी एप्लीकेबल है। मतलब अदरवाइज बी लिमिटेड कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी है इस वजह से ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद कहता है आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल के बाद ए लिमिटेड ने अपना स्टेक सोल्ड कर दिया बी लिमिटेड को, अनदर एंटिटी को, सी लिमिटेड। भाई ए लिमिटेड के पास शेयर थे ना बी लिमिटेड के, तो ए लिमिटेड के पास जो शेयर थे बी लिमिटेड के, जो ए लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट में दिख रहे थे, वो उसने उठाकर बेच दिए सी लिमिटेड को। उससे बोला भाई बी लिमिटेड में जो मेरा स्टेक है वो मैं बेच रहा हूं सी लिमिटेड को, ठीक है। तो अब इंड एस एप्लीकेबल होंगे बी लिमिटेड के ऊपर। और अच्छा, मेरा यहाँ पे एक एजम्पशन है, मैंने लिखा नहीं है, इसको हम एडिट कर लेंगे। सी लिमिटेड के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है मान लो, तो अब क्या बी लिमिटेड के ऊपर एप्लीकेबल है? बी लिमिटेड क्या ये कह सकता है कि भाई मेरे ऊपर तो मेरी वजह से इंड एस एप्लीकेबल नहीं थे, मेरे ऊपर तो इस वजह से इंड एस एप्लीकेबल थे क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी की सब्सिडरी था जिसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल थे। तो अब तो मैं ऐसी कंपनी की सब्सिडरी हूं, सी लिमिटेड की सब्सिडरी हूं, जिसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है ही नहीं। तो अब तो जब मेरी पेरेंट के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है तो मेरे ऊपर भी मत करो ना। मेरे ऊपर एप्लीकेबल इसीलिए तो कर रहे थे आप लोग क्योंकि मेरे पेरेंट के ऊपर एप्लीकेबल थी। अब तो मेरा आप ही बदल गया, मेरा पेरेंट ही चेंज हो गया है और अब मेरा जो पेरेंट है उसके ऊपर एप्लीकेबल है नहीं इंड एस। तो अब क्या होगा, अब भी एप्लीकेबल रहेंगे, इंड एस विल बी एप्लीकेबल। जिसके ऊपर एक बार एप्लीकेबल हो गए वो अब आगे चलते रहेंगे, इररिस्पेक्टिव के बाद में कंडीशंस आपकी, सर्कमस्टांसेस भले ही चेंज हो जाए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इससे भी पूरा केस स्टडी टाइप आ सकता है। ये तो मैंने फिर भी बहुत सिंपल सा लिया है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए। इसमें और भी 2 4 5 सब्सिडरी वगैरह, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, खिचड़ी पका के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। कुल मिला के पूछेगा यही, आपको सिर्फ जो है आंख देखनी है कि भाई आपके ऊपर एक बार एप्लीकेबल हो गए तो आप स्टेप बैक नहीं ले सकते। चाहे कितनी कहानी घुमाता रहे कि वो उसकी सब्सिडरी थी, वो 10 12 तरह की हो सकता है, डेट्स भी दे दे आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए कि इस दिन इससे बेचा, इस दिन इससे खरीदा, इस दिन इस एसोसिएट बनी, इस दिन जॉइंट वेंचर बनी। कुछ नहीं देखना आपने, एप्लीकेबल हो गए थे तो अब आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। केस नंबर 10 पे आ जाओ। कहता है ए लिमिटेड इंडिया की है, हैज ओवरसीज सब्सिडरी बी लिमिटेड यूएसए। इंडियन पेरेंट की ओवरसीज सब्सिडरी है, ठीक। ए लिमिटेड इंडिया की है, हैज ओवरसीज सब्सिडरी बी लिमिटेड यूएसए। अब बताओ ए लिमिटेड के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे और बी लिमिटेड के ऊपर होंगे या नहीं होंगे? तो देखो ए लिमिटेड के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ए लिमिटेड इंडिया की सब्सिडरी है, मतलब इंडिया की कंपनी है, तो उसके ऊपर तो इंड एस एप्लीकेबल होंगे ही होंगे ना। अच्छा देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मतलब आपका लिस्टेड होगी या फिर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होगी या फिर इसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा होगी, ये एक इंप्लाइड कंडीशन है। मैंने हर बार लिखा नहीं है लेकिन आप मान के चलो ये इंप्लाइड कंडीशन है।
तो ये तो ए लिमिटेड के ऊपर एप्लीकेबल होंगे इंडेस, क्योंकि ये तो इंडियन कंपनी है। बी लिमिटेड के ऊपर होंगे या नहीं होंगे? कहता है इंडेस आर नॉट एप्लीकेबल। भाई बी लिमिटेड यूएसए की कंपनी है, वहां पे यूएस के हिसाब से अपने रूल्स चलते हैं, उनके ऊपर हम थोड़ी अपने इंडेस जो है थोप सकते हैं, नहीं भी तू भी लगा। वो कहेगा भैया मुझसे क्या मतलब है, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा ना काम। ठीक है, तो इंडेस आर एप्लीकेबल, इंडेस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन बी लिमिटेड। ठीक, तो बी लिमिटेड जो है इंडेस आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बट लेकिन बी लिमिटेड विल प्रोवाइड डेटा एज पर इंडेस टू पेरेंट ए लिमिटेड। लेकिन वो ना आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अब देखो ए लिमिटेड क्या बोलेगा, बी लिमिटेड तेरे ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इंडिया में हूं मेरे ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है और तू है मेरी सब्सिडरी, तो इंडियन लॉ के हिसाब से हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, जिसके लिए मुझे तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंपाइल करनी है। तो इस वजह से तू मुझे कुछ कुछ डेटा दे दे जो मुझे चाहिए कंसोलिडेशन के लिए। तो बी लिमिटेड विल प्रोवाइड डेटा एज पर इंडेस, इंडेस के हिसाब से आपको डेटा देगा जिससे कि आप अपना सीएफएस वगैरह बना सको। ए लिमिटेड, ठीक है, बी लिमिटेड के ऊपर अपने ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं है, बट लेकिन वो डेटा देगा। अब आप कहोगे सर डेटा वो क्यों देगा, मान लो कहते हैं मैं डेटा भी नहीं देता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी सब्सिडरी है, सब्सिडरी का मतलब मेरा कंट्रोल है, मैं तो डंडा मार के ले लूंगा उससे, कहूंगा भैया फौरन 2 मिनट में दो सारा डेटा जो भी है। ठीक है, तो वो देगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर। फिर अगला केस कहता है ए लिमिटेड यूएसए। देखो केस नंबर 11 जो है बिल्कुल अपोजिट केस है केस नंबर 10 का। ए लिमिटेड यूएसए हैज इंडियन सब्सिडरी बी लिमिटेड। केस नंबर 10 में क्या था, केस नंबर 10 में तो पेरेंट था और सब्सिडरी बाहर की थी। केस नंबर 11 में उल्टा है, पेरेंट बाहर का है, सब्सिडरी इंडिया की है। अब बताओ क्या होगा, ए लिमिटेड के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, और बी लिमिटेड के ऊपर होंगे या नहीं होंगे? तो देखो ए लिमिटेड के ऊपर इंडेस आर नॉट एप्लीकेबल। अरे भैया बाहर की कंपनी है, हम क्यों लगवाएंगे उससे इंडेस? ठीक है, ए लिमिटेड यूएसए की कंपनी है, भैया जो तुम्हारा लॉ कहता है उसके हिसाब से बनाते रहो। ठीक है, हम तुम्हारी संप्रभुता पे कोई वो नहीं करेंगे, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, सोवेनिटी जिसको कहते हैं। ए लिमिटेड इंडेस आर नॉट एप्लीकेबल, ए लिमिटेड पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बी लिमिटेड के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है। सिंपल सी बात है कि बी लिमिटेड तो इंडिया की है ना, तो वो अपने हिसाब से करेगी। अब आप कहोगे सर इसमें तो अब जब सब्सिडरी है तो फिर कंसोलिडेशन होगा, तो कैसे होगा? तो कोई बात नहीं ना, बी लिमिटेड हम थोड़ी कंसोलिडेट करना है, हमें तो इंडिया के हिसाब से देखना है कि हम इंडिया में कौन है, इंडिया में पेरेंट है या इंडिया में सब्सिडरी है। तो केस नंबर 11 में इंडिया में सब्सिडरी है, और कंसोलिडेशन किसको करना होता है, कंसोलिडेशन को करना होता है पेरेंट को। पेरेंट बाहर का है तो उसकी जिम्मेदारी है वो बी लिमिटेड से जो मर्जी इंफॉर्मेशन चाहे लेता रहे, बी लिमिटेड देती रहेगी, लेकिन हमें उससे कोई कंसर्न थोड़ी है। बी लिमिटेड को तो इंडिया के हिसाब से अपने अकाउंट्स बनाने हैं सिंपल, और अपने सबमिट कर देगी इंडेस के हिसाब से, बात खत्म। ए लिमिटेड को यूएस के लॉ के हिसाब से अगर कुछ बी लिमिटेड से चाहिए होगा तो वो ले लेगी डंडा चला के, क्यों? क्योंकि वो उसकी सब्सिडरी है, उसका कंट्रोल है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन आप ये मत सोचना कि बट वाली लाइन तो यहाँ पे आई नहीं और ऊपर तो आई, तो मतलब ऐसे रटना मत। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता उस चीज का, क्योंकि हमारा कंसर्न जो है वो हमारा कंसर्न सिर्फ उस एंटिटी से है जो इंडिया में है, वो पेरेंट है या सब्सिडरी है उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया वाले के हिसाब से देखना है हमें। पेरेंट तो पेरेंट के हिसाब से चीजें चलेंगी, सब्सिडरी तो सब्सिडरी के हिसाब से जो एप्लीकेबल होगा वो हो जाएगा। फिर हमने देखा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी एक चीज को नहीं बोलते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंप्लीट सेट की बात करता है। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, सबसे पहला बैलेंस शीट, उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसके बाद आपका आता है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो ये 5 चीजें, मतलब मैं सिर्फ बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकता, मैं सिर्फ प्रॉफिट लॉस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकता, या फिर मैं सिर्फ कैश फ्लो को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकता, या फिर सिर्फ प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, इन 2 चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकता, या फिर सिर्फ प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और कैश फ्लो, इन 3 चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकता। जब तक ये 5 चीजें कंप्लीट सेट नहीं होंगी तब तक मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एटलीस्ट नहीं बोलूंगा, बाकी कुछ भी बोलते रहो आप। ठीक है, तो हमेशा इंडेस या फिर शेड्यूल 3 भी हम आगे पढ़ेंगे अगले रिवीजन में, तो वहां पे हम देखेंगे कंप्लीट सेट की बात करता है हमेशा, कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आपका नोट्स टू अकाउंट्स, और आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक बात समझ में आती है? ठीक, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का इंडेस, इंट्रोडक्शन टू इंडेस का रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ,
और मिलेंगे आपसे एक नई चैप्टर के साथ में अगले रिवीजन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।